अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। हम मनी एंड बैंकिंग MGT 411 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। इस शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे हम, जिसका मेन टाइटल है मनी एंड द पेमेंट सिस्टम। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे मनी, उसके बाद डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, उसके बाद लिक्विडिटी एंड देन फिर डिस्कस करेंगे पेमेंट सिस्टम, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कमोडिटी विथ फैट मनी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चेक्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ मनी। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्लाइड्स में देखा कि हमारे लेक्चर नंबर 3 का मेन टाइटल है मनी एंड द बैंकिंग सिस्टम, और ये सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करने हैं इसको 1 बाय 1 हम स्लाइड्स में देख चुके हैं। तो आइए हम इनको अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मनी की, जिसको नॉर्मली पैसा कहते हैं। मनी इज़ एन एसेट दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और रीपेमेंट ऑफ डेप्ट। पैसा जो है वो नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाता है पेमेंट के तौर पर। जैसे आप अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आप मनी देते हैं, उनको पैसे देते हैं और वो चीज़ आप बाय कर लेते हैं। इसी तरीके से आप अगर सर्विसेज लेते हैं, आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं या आप कोई स्किल सीख रहे हैं, तो जिस सेंटर में या जिस इंस्टीट्यूट में जाके आप वो स्किल सीखते हैं तो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उन सर्विसेज के अगेंस्ट भी आप उनको पेमेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने डेप्ट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है या किसी से उधार लिया हुआ है, जब आप वो वापसी करते हैं तो वो भी आप जनरली पैसे की सूरत में वापसी करते हैं। मनी इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वेल्थ दैट इज़ हेल्ड इन रेडिली स्पेंडेबल फॉर्म। पैसा जो है वो एक कंपोनेंट है दौलत का, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल इसका जो वर्ड का सेम सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मनी इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसा जो है वो एक कंपोनेंट है दौलत का, दैट इज़ हेल्ड इन रेडिली स्पेंडेबल फॉर्म। वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि पैसा जो है वो एक कंपोनेंट है दौलत का जो कि रेडिली अवेलेबल होता है स्पेंड करने के लिए। यानी कि आप दुकान पे सिर्फ पैसा लेके जाते हैं और आप उनको देते हैं और वो आप अपनी चीज़ ख़रीद लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर आप ऐसा ना हो कि दुकान में आप क्या करें, आप अपना मोबाइल लेके जाएँ, बोले भाई ये मोबाइल ले लो और मुझे जो है वो 1 लीटर दूध दे दो, तो वो सामने वाला बोलेगा नहीं भाई ये मोबाइल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप मोबाइल ना दें, मुझे पैसे दे दें, वो मैं ले लूँगा। मैं कहाँ मोबाइल लेके घूमता फिरूँगा और इसको सेल करूँगा और इस तरीके की चीज़ें करूँगा। तो पैसा जो है वो रेडिली अवेलेबल फॉर्म में होता है जो कि रेडिली स्पेंडेबल हो जाता है, आप उनको दें और चीज़ खरीद लें। अब पैसा मनी जो है वो किन किन फॉर्म में अवेलेबल है, कॉइन एंड करेंसी की फॉर्म में अवेलेबल है। और भी फॉर्म्स होती हैं जैसे कि प्राइस बॉन्ड की सूरत में होती हैं और डिपॉजिट्स की सूरत में होती हैं, पे ऑर्डर्स की सूरत में होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक जनरली हम बात कर रहे हैं तो कॉइन एंड करेंसी यानी कि सिक्के और पैसे की सूरत में जो है वो पैसा अवेलेबल होता है। अदर एसेट देन कैन बी टर्न इनटू कैश और डिमांड डिपॉजिट नियरली इंस्टेंटली विदाउट रिस्क और कॉस्ट लिक्विडिटी। और भी बहुत से एसेट्स होते हैं जो कि इंस्टेंटली जो है वो के बगैर किसी रिस्क के और किसी कॉस्ट लगने के वो लिक्विडेड वेल्थ में हो जाते हैं। किस तरीके से, जैसे कि आपने किसी को पे ऑर्डर दिया, आप किसी से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं या कोई मकान वगैरह सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आप पे ऑर्डर बना देते हैं और वो पे ऑर्डर उस बंदे के नाम पर होता है, वो लेके जाता है अपने अकाउंट में डलवाता है और उसके बाद वो पैसे ले लेता है। इसी तरीके से चेक होते हैं, चेक ईज़िली कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर गोल्ड होता है, गोल्ड आप सुनार के पास लेके जाते हैं और वो ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अदर एसेट्स की बात हो रही है जो कि ईज़िली टर्न हो जाते हैं कैश के अंदर। उसके बाद डिस्टिंक्शन अमंग मनी वेल्थ एंड इनकम, यानी कि ये बता रहे हैं कि फ़र्क क्या होता है। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है डिफरेंस होता है सिमिलर थिंग्स और सिमिलर पीपल के दरम्यान। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। अब वो वर्कर जो हैं वो डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से, यानी कि अपनी काम की नौइयत के लिहाज से वो अलग अलग किस्म के होते हैं। तो उनको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, अलग मशीन्स में काम कर रहे होते हैं, या तो उनके यूनिफॉर्म अलग होते हैं, या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो उनको डिफरेंशिएट करती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन की बात हो रही है मनी वेल्थ और इनकम के। पैसा, दौलत और जो इनकम है वो किस तरीके से अलग होते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं पीपल हैव इनकम इफ़ दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ करेंसी और बिग बैंक अकाउंट एट अ पॉइंट इन टाइम। यानी कि लोगों के पास जो है एक इंसान जो है वो दौलतमंद कहलाता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, या तो उसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा हो, या तो उसके पास कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हों। समवन अर्न्स इनकम नॉट मनी फ्रॉम वर्क और इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, यानी कि वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनकम कमाता है, पैसे नहीं कमाता, इनकम कमाता है फ्रॉम वर्क और इन्वेस्टमेंट, यानी कि काम के ज़रिए या तो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, इसको हम डिटेल में
यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये मैंने स्टिकी नोट्स आपके लिए लगाए हुए हैं ताकि जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं, आप जाके जब इस पर क्लिक करेंगे तो ईज़िली आपके लिए ओपन हो जाएगा और इसको आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कोई बंदा पैसे कमाता है पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनसेशन या पेमेंट ले रहा होता है अपनी एफर्ट की वजह से। यानी कि उसने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रॉपर्टी के अंदर, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, या उसने गोल्ड लेके रखा हुआ है, उसने इंश्योरेंस कराई हुई है। अब यहाँ पे देखें मुख्तलिफ किस्में दी गई हैं, सैलरीज़ हैं, वेजेस हैं, बोनसेस हैं, डिविडेंड्स हैं, इंटरेस्ट है, रेंट है, उसका कोई घर है, प्रॉपर्टी उसने रेंट पर दी हुई है, कहीं पर उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ये डिपेंड करता है कि वो क्या काम करता है और क्या इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है जो कि उसको इनकम जनरेट करके देती है। तो यहाँ पर ये बात बताना मकसद है, और भी डिटेल में दिया हुआ है, आप अगर इसको समझ लेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है पीपल हैव वेल्थ इफ़ दे हैव एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोर करेंसी दैट इज़ नेसेसरी टू पे देयर डेट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल से मुराद ये होता है कि अगर उनके पास ऐसा अमाउंट है जो कि ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है कैश के अंदर एक मुख्तलिफ सर्टेन पॉइंट के ऊपर। जब आप अगर उन्होंने स्टॉक्स वगैरह ख़रीद के रखे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब स्टॉक आपने लिए थे, शेयर्स आपने लिए थे, तो उसमें क्या था कि वो जो शेयर था एक ऑर्गेनाइजेशन का वो था 100 रुपीज़ का। थोड़े अरसे के बाद वो जो है वो 120 रुपीज़ का हो गया, तो पर शेयर पे आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो उस टाइम आप सेल कर देंगे, और अगर आप पे कोई डेप्स वगैरह होगा, कोई लोन होगा, किसी से आपने उधार लिया होगा, इजीली आप पे कर देंगे। तो जो अमाउंट बढ़ के आपको मिल रही होगी तो उसमें क्या होगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पे कर सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें कि इसमें रिस्क फैक्टर होता है। जैसे कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, तो ऐसा होता है वो नीचे भी आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, पैसे की क्या खसूसियात होती हैं, ये पेमेंट के तौर पे यूज़ होता है, एक यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, जैसे कि इसकी एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू इसके अंदर स्टोर होती है, गवर्नमेंट इसके बैक पे खड़ी होती है, गवर्नमेंट इसको लीगल टेंडर देती है, इस वजह से एक लीगल वैल्यू इसकी होती है जो ये टेंडर की सूरत में खड़ा हुआ होता है। अब मीन्स ऑफ पेमेंट, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि मीन ऑफ पेमेंट कैसे है, यूनिट ऑफ अकाउंट कैसे है, स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे है। द प्राइमरी यूज़ ऑफ मनी इज़ अ मीन ऑफ पेमेंट, यानी कि जो आम यूज़ जो होता है वो पैसे का, कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं। मनी इज़ एक्सेप्टेड इन इकोनॉमिक एक्सचेंज, इकोनॉमिकली जब आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो पैसा जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, कि उसके पीछे गवर्नमेंट खड़ी होती है, एक वैल्यू होती है। बार्टर इज़ एन अल्टरनेटिव टू यूजिंग मनी बट इट डजंट वर्क वेल। जब पास्ट में जब पैसा नहीं था, इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी, कॉइन्स वगैरह नहीं बने थे, तो बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स होते हैं, यानी कि आप एक चीज़ देते हैं और फिर दूसरी चीज़ आपसे, और एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ले रहे होते हैं। मनी फाइनलाइज पेमेंट सो दैट बायर एंड सेलर हैव नो फर्दर क्लेम ऑन ईच अदर। अब इसमें क्या होता था, बार्टर सिस्टम के अंदर आप अगर कोई चीज़ दी, वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, यानी कि आप मिसाल ले लें, आपने गोल्ड दिया, गोल्ड दे के आपने जो है वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली। अब वो गोल्ड की कीमत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू उस प्रॉपर्टी है। अब आप क्या है, अब आप उस जिस बंदे को आपने सेल की, जिस बंदे से आपने प्रॉपर्टी ली है, उसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं कि वो आपको मज़ीद प्रॉपर्टी देगा, या वो आपको कोई उतना छोटा सा हिस्सा गोल्ड का वापसी करेगा, या आपको कोई वो मज़ीद गंदुम देता रहेगा या दूसरी चीज़ें देता रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि बिला फजूल में आपके पास उधार चले जाता था। अब जैसे हमारे यहाँ मशहूर है कि भाई उधार नहीं देना चाहिए, उधार से अगर आपने किसी को दुश्मन बनाना है अपने अच्छे दोस्त को, तो आप उससे पैसे का लेन देन कर लें। इस तरीके की मिसालें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी सुकून में रहे। तो जब आप पैसे को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने पैसे दिए और आपने मुख्तलिफ जो चीज़ आपको चाहिए थी वो चीज़ आपने ले ली, इसके बाद कोई क्लेम नहीं होता। जिससे आपने कोई चीज़ ख़रीदी ना, उसका आप पे कोई क्लेम होता है, और आपने जिससे चीज़ ली उसको आपने पूरी पेमेंट कर दी, आप पे कोई क्लेम नहीं होता। तो पैसे ने ये सहूलत भी हमें दे दी। एज इकोनॉमिक्स हैव बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड फिजिकली डिस्पर्ड द नीड ऑफ मनी हैज़ ग्रोन, यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमी ने तरक्की की है और कॉम्प्लेक्स एंड फिजिकली डिस्पर्ड हुई है, तो उसमें हमें पैसे की जो ज़रूरत है या पैसे की नीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। Just as the division of labor specialization allow for efficient production, many allows for efficient exchanges। जिस तरीके से हर फील्ड के अंदर तरक्की आई है, लेबर्स के अंदर तरक्की आई है, यानी कि लेबर की जगह रोबोट्स ने दे दी है, स्पेशलाइजेशन फील्ड आ गई हैं, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गई। इसी तरीके से पैसे की जो ट्रांजेक्शन है वो भी एफिशिएंटली हुई है, यानी कि अब आप इजी पैसा आ गया है, जैज़ कैश आ गया है, बैंकिंग अकाउंट आ गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग आ गई हैं, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आ रही हैं। तो मनी की जो एक्सचेंज है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, और इन टर्म्स आप कह सकते हैं कि वो तरक्की कर रही है, उसमें नए नए तरीके आ रहे हैं। अ यूनिट अकाउंट वी मेजर वैल्यू
यूजिंग रुपीज़ एंड पैसा, हम जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ देखते हैं कि कितने रुपीज़ हैं और कितने पैसाज हैं। यानी कि बैंक में अगर आप अमाउंट डालते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं तो आता है कि भाई आपके अकाउंट में जो है 110 लाख रुपीज़ पॉइंट 50 पैसाज हैं, इस तरीके से। तो रुपीज़ और पैसाज में आप काउंट करते हैं। मनी इज़ द यूनिट ऑफ अकाउंट दैट वी यूज़ टू कोड प्राइजेज एंड रिकॉर्ड डेब्ट्स। आप अगर किसी से लोन ले रहे होते हैं तो आपको बताते हैं कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया, और आप अगर किसी को प्राइस कोट कर रहे होते हैं तो आप बता रहे होते हैं कि ये चीज़ इतने की है। मनी कैन बी रेफर्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, पैसा जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू के तौर पे यूज़ किया जाता है। यूजिंग मनी मेक्स कंपैरिजन ऑफ वैल्यू इजी, यानी कि पैसे की बात है आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप 2 मोबाइल लेना चाहते हैं और उनकी सेम स्पेसिफिकेशन है और सारी चीज़ें हैं, तो आपको बोलते हैं कि यार ये मोबाइल और ये मोबाइल दोनों सेम है, लेकिन ये जो है वो 50,000 का आ रहा है, ये जो है 45,000 का आ रहा है, तो आप पैसे में कंपेयर करते हैं उन चीज़ों को। A store of value for money to function as a mean of payment, it has to be store value too because it must retain its worth from day to day। यानी कि पैसे को आपने अगर इस्तेमाल करना है पेमेंट के तौर पे तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, क्योंकि वो जो कि डे टू डे चेंज होती है। जैसे आप सुनते हैं कि भाई डॉलर की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई, अब उससे क्या होता है आपकी तमाम कमोडिटीज़ पे इफेक्ट आता है। एक सिंपल सी मिसाल हम पेट्रोल की ले लेते हैं। जब बोलते हैं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, तो क्या करती है हमारी गवर्नमेंट भी उस प्राइस को बढ़ा देती है। अब उसमें क्या होता है कि पहले 250 रुपये लीटर आ रहा था, तो अब पेट्रोल 272 रुपीज़ लीटर आ रहा है, फिर 282 रुपीज़ लीटर आ रहा है। तो पैसा आपका वही है, अब जो चीज़ आपको 250 में मिल रही थी वो आपको 282 रुपीज़ में मिल रही है। तो ऐसे क्या होता है कि पैसा डीवैल्यू होता है जैसे जैसे डॉलर की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती है। द मीन्स ऑफ पेमेंट हैज़ टू बी ड्यूरेबल एंड कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर फ्रॉम वन डे टू नेक्स्ट डे। यानी कि पेमेंट का मतलब ये क्या होता है कि आपकी परचेजिंग पावर जो है वो डे बाय डे इफेक्ट कर रही होती है। जैसे आप एक दिन पहले पेट्रोल ले रहे थे 272 रुपीज़ का, अब आप वही चीज़ वही सेम कमोडिटी ज़्यादा पैसे पे करके ले रहे होंगे। However, we hold money because it is liquidity money that we can use to make it purchases। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि हम क्या करें कि हम भाई पैसा जैसे डीवैल्यू हो रहा है, अब गोल्ड की प्राइस जो एज़ कम्पेयर टू आप अगर पैसे को ले लें और एक तरफ गोल्ड को ले लें, अब इसमें क्या होता है कि पैसे की प्राइस जो है वो गोल्ड की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती है और पैसे की प्राइस जो है वो डीवैल्यू होती है डॉलर इंक्रीज़ होने से। अब आप क्या करें, अब आप सोचते हैं यार मैं सारा गोल्ड लेके रख लेता हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ पैसा अपने हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो परचेज़ करनी होती हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसमें आपको वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। इस वजह से आप पैसा अपने पास रखते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं गोल्ड में और दूसरी चीज़ों में। लिक्विडिटी इज़ अ मेजर ऑफ द ईज विथ विच एन एसिड कैन बी टर्न इनटू मीन्स ऑफ पेमेंट नेमली मनी। ये ऊपर हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कोई भी एसिड या कोई भी चीज़ आपके पास है वो कितनी जल्दी ईजिली कन्वर्ट हो सकती है कैश के अंदर। द मोर कॉस्टली एन एसिड टर्न इनटू मनी द लेस लिक्विड इज, यानी कि जितना ज़्यादा महंगा एसिड होगा, ठीक है, वो उतना ही देर लगेगी उसको मनी में कन्वर्ट होने। अगर आपके पास 1 करोड़ की ज़मीन है और 1 लाख रुपए की ज़मीन है, तो 1 लाख रुपए वाली आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में एज़ कम्पेयर टू 1 करोड़। Constantly transforming acid into money every time we wish to make a purchase would be extremely costly, hence we would hold money। यानी कि जब आप क्या करें कि आपके पास एक एसिड है, ठीक है, आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को जब आप कन्वर्ट करने जाएंगे आपने सारा गोल्ड लेके रख लिया, ठीक है। आप एक मिसाल ले लें, आपने गोल्ड कॉइन्स लेके रख लिए और आप बोल रहे हैं कि जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, गोल्ड कॉइन को दे के पैसे ले लूँगा। और गोल्ड कॉइन की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन दूसरी की वैल्यू कम हो रही है। अब इसमें क्या होगा, अगर आप डेली ट्रांजेक्शन के लिए भी इस पे गोल्ड कॉइन पर रिलाई करेंगे तो एक गोल्ड कॉइन अगर आपको मिल रहा है 10,000 रुपीज़ का सपोज़ कर लें, तो जब आप उसको वापसी करने जाएंगे तो जिससे आप गोल्ड कॉइन ले रहे हैं वो भी पैसे कमाने के लिए बैठा है, तो वो क्या करेगा, वो बदले में आपको 9,000 रुपीज़ देगा, क्योंकि वो सर्विसेज दे रहा है। गोल्ड कॉइन कहीं पे बनता है, फिर वो आता है, फिर उसके बाद आपको मिलता है। तो जितने लोग और जितने प्रोसेस में कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, इसमें ये कॉस्ट ऐड करने के बाद जो बंदा आपको फैसिलिटेट कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सोनार, वो भी आपसे 1,000 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो एक तो जब आप वो गोल्ड कॉइन लेंगे तो कुछ पैसे चार्ज होंगे, और जब आप डेली ट्रांजैक्शन में उसको वापसी करेंगे तो वो वापसी करने में आपको कुछ पैसे काटेगा। तो इसमें क्या होगा कि पैसे जितने आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपके लगने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो मनी को रखते हैं अपने पास, पैसे को होल्ड करते हैं। लिक्विडिटी सिंपल टर्म में है एक एसिड कितनी इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत सिंपल चीज़ें आप पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। लैंड जो है वो लीस्ट लिक्विड है, यानी कि ज़मीन जो है वो सबसे कम लिक्विडिटी है, बहुत सबसे ज़्यादा टाइम लेती है कन्वर्ट होने में। द पेमेंट सिस्टम, अगर हम पेमेंट सिस्टम की बात करें तो पेमेंट सिस्टम जो है वो वेब अरेंजमेंट होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हमारे पास जो पैसा होता है उसको ईजी पैसा अकाउंट में डलवा देते हैं एंड देन ईजिली अपनी फ़ीस जो है वो पे कर देते हैं। मनी इज़ द हार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम, यानी कि पैसा जो है वो मेन सोर्स होता है पेमेंट सिस्टम के अंदर। टाइप्स ऑफ मुख्तलिफ, अब यहाँ पे हार्ड क्यों कहा गया है कि हम मुख्तलिफ चीज़ें भी मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कम्युनिटी है, जब मेन टर्म्स जो होती है वो
मनी होती है, हार्ड पेमेंट सिस्टम इसको कहते हैं। टाइप्स ऑफ मनी, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं मनी की, जिसमें कमोडिटी मनी होती है और फैट मनी होती है। थिंग्स हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कमोडिटी मनी कहलाती है। इससे मुराद क्या है? कमोडिटी मनी इज अ टाइप ऑफ करेंसी दैट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन द मटेरियल मेड ऑफ सच एज गोल्ड और सिल्वर रेदर देन इट्स मॉनिटरी वैल्यू असाइंड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। अब एक मिसाल ले लें, अगर 10 रुपये का नोट है आपके पास या 5,000 रुपये का आपके पास नोट्स है, तो वो क्या करेगा कि 10 रुपये के नोट की वैल्यू 10 रुपये ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई गवर्नमेंट आपको बोलेगा भाई इस 10 रुपये के नोट को छापने के ऊपर हमारी 1 रुपये कॉस्ट आई है, तो इसलिए क्या होगा कि आज से 10 रुपये जो है वो 9 रुपये के हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और 5,000 रुपये वाले नोट के लिए भी सेम वो है कि 5,000 का नोट 5,000 का ही कहलाएगा, उसकी वैल्यू 5,000 रुपये होगी। उससे आप 5,000 रुपये की चीज़ें खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो उसको वैल्यू दी है, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है गवर्नमेंट की तरफ से असाइन करदा या सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ से असाइन करदा, वो कितनी है? वो 5,000 रुपये है। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की अगर बात करें हम अपने सिनेरियो में, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगी, और सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें तो SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा। अब इसके अगेंस्ट अगर हम कमोडिटी मनी की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से मुरादी होती है जैसे कि गोल्ड की वैल्यू होती है। गोल्ड की वैल्यू जो होती है वो वेरी कर रही होती है डे बाय डे। ये आज जब सुबह गोल्ड मार्केट ओपन हुई है तो 1 लाख रुपए पे तोला था और कल 2 लाख रुपए पे, इतना डिफरेंस आता नहीं है। एक एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू में आती है। फैट मनी व्हेन कम फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री, और फैट मनी से मुराद ये है कि गवर्नमेंट या SBP जिसके पीछे खड़ा हो तो वो फैट मनी कहलाती है, जैसे कि नॉर्मली हमारे मनी वगैरह पैसे वगैरह होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी करेक्टरिस्टिक बताई गई हैं कमोडिटी मनी की और फैट मनी की, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर, जिसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फैट और कमोडिटी मनी। डज मनी नीड टू बी ब्लैक्ड बाय कमोडिटी एट ऑल, यानी कि आप जो है वो पैसे को सबको कमोडिटी के तौर पे ले लें, ऐसा हो सकता है? इसका लॉजिकल आंसर है नहीं। क्यों नहीं हो सकता? जो मैंने आपको गोल्ड कॉइन वाली मिसाल दी थी वो सेम यहाँ पर अप्लाई होती है, क्योंकि फिर आपको डेली ट्रांजेक्शन में ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जो फैट मनी है, जो कि पैसे होते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? फीवर रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस मनी, यानी कि जो पैसा है इसको छापने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज होती हैं। द क्वांटिटी ऑफ मनी और सर्कुलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय रेशनल ह्यूमन जजमेंट रेदर देन बाय डिस्कवरिंग फर्दर मिनरल डिपॉजिट लाइक गोल्ड और डायमंड। अब फैट मनी जो कि पैसा होता है उसमें क्या होता है कि उसके पीछे इंसान होते हैं, गवर्नमेंट होती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होते हैं, उसके अंदर इंसान काम कर रहे हैं, और एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि कितने पैसे छापने और कितने पैसे नहीं छापने। लेकिन अगर इसके बैक में अगर आप गोल्ड और डायमंड की बात करें या बार्टर सिस्टम में जो कमोडिटीज़ की बात होती है, उसमें क्या होता था कि गोल्ड और डायमंड्स को जो है वो मेन सोर्स, उस टाइम पे लोग जो है वो चीज़ों को लेके एक्सचेंजेस करते थे। तो जिस इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू, तो वो किस तरीके से चीज़ें एक्सचेंज करे, तो उसको बड़ा मसला होता था। और इसके लिए, और अगर गोल्ड और डायमंड को कमोडिटी मनी को हम ले लेंगे तो उसमें हमें जो है वो मिनरल डिपॉजिट पर डिपेंड करना पड़ेगा कि भाई कितना गोल्ड जो है वो हमारे यहाँ दरियाफ्त हो रहा है या गैस कितनी दरियाफ्त हो रही है। जैसे कि हम गैस की मिसाल ले लेते हैं तो गैस हमारे पास लिमिटेड है, अगर गैस को हम फैट मनी के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, मैं एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि मिनरल डिपॉजिट्स की बात हुई है। तो गैस हम देखें, अब पाकिस्तान जो है वो ईरान से मुआहदा कर रहा है, मुख्तलिफ मुल्क से मुहैया करता है कि वहाँ से गैस हमें मिल जाए, क्योंकि हमारे मिनरल डिपॉजिट जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, या तो फिर हमारे पास मौजूद भी हैं तो हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करके यूजेबल बना सकें। अब फैट मनी का डिसएडवांटेज क्या होता है? करप्ट गवर्नमेंट माइट इशू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी देयर बाय अनलीशिंग सेवियर इन्फ्लेशन, यानी कि जो अगर एक करप्ट गवर्नमेंट खड़ी हुई है तो वो क्या करती है, अपने बदउनवानियों को, अपनी उल्टी सीधी हरकतों को छुपाने के लिए वो क्या करती है कि ज़्यादा अमाउंट में पैसा छाप देती है, और उससे क्या होता है कि सीवियर इन्फ्लेशन आती है। अब इसकी मिसाल आप किस तरीके से देख सकते हैं? आप सिंपल यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर सर्च करें कि व्हाट हैपेंड टू जिम्बाब्वे व्हेन दे प्रिंट सो मच मनी। अब आप इसको देखेंगे तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, और मैं चाहता हूँ आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। इस टॉपिक पे वीडियो सर्च करें, कोई एक वीडियो उर्दू या हिंदी में आपको मिल जाएगी, उसको देखें, उससे आपको ये टॉपिक जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चेक्स की बात करें, चेक जो है वो अनदर वे है चीज़ों को पे करने के लिए। आप जो है वो चेक जो है वो बैंक के अंदर आपके अकाउंट से जो आप चेक काट के किसी को देते हैं, आप क्या करते हैं, आप एक प्रूफ बनाना चाहते हैं कि आपने उस बंदे को पैसे दिए। दे आर नॉट लीगल टेंडर, दे आर नॉट इवन मनी। अब चेक जो है वो लीगल टेंडर भी नहीं है यहाँ पे कह रहे हैं, और ये पैसा भी नहीं है। चेक आर इंस्ट्रक्शन। चेक है क्या? फिर चेक एक इंस्ट्रक्शन है जो आप अपने बैंक को देते हैं कि भाई आपके अकाउंट में से ये पैसे निकाल के जो बंदा आया है उसको पैसे दे दें। अब इसका मकसद सिंपल सा ये होता है कि अगर आप किसी को से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप किसी को कोई 20 लाख 50 लाख इस तरीके के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और उस टाइम पर आपके पास कोई थर्ड बंदा मौजूद नहीं है, आप एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहते हैं, पूरा पेपर वर्क नहीं करना चाहते, तो आप क्या करते हैं, उसको क्रॉस चेक दे देते हैं। अब उसमें क्रॉस चेक में क्या होता है कि वो चेक जब लेके वो बैंक में जाता है तो वो जिस बंदे के नाम पर होता है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक ट्रांजेक्शन की डिटेल
लीगल बन जाती है बैंक से। अब कल को अगर वो बंदा मुकर गया कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, अपने बैंक जा सकते हैं, ट्रांजैक्शन की डिटेल निकाल सकते हैं और बताते हैं कि भाई देखें ये चेक नंबर था, ये दिन था और इतना अमाउंट इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। अब चेक का प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सा प्रोसेस है, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं अगर बताने बैठूंगा तो वीडियो लंबी होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। इवन के पूरे लेक्चर में कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये हाईलाइटेड नोट्स विद स्टिकी नोट्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप इसके लिए क्या करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है और फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। द होल प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव। चेक का जो होल प्रोसेस होता है, आप चेक लिखते हैं, देते हैं, एक बंदा ब्रांच में जाता है, फिर वो देता है, फिर वो क्लियरेंस में जाता है, फिर अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। थ्रो चेक वॉल्यूम हैव बिगन टू फॉल, पेपर चेक आर स्टिल विद अस बिकॉज एस कैंसिल्ड चेक इज़ अ लीगल प्रूफ ऑफ पेमेंट। अब इसमें क्या होता है कि एक लीगल प्रूफ हो जाता है, चेक अगर कैंसिल हो गया तो भी एक लीगल प्रूफ है, अगर ट्रांसफ़र हो गया तो भी एक लीगल प्रूफ है। अब क्या हो रहा है, चेक जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो चेक की वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है। चेक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन पेपर चेक्स अभी भी मौजूद हैं और बहुत सी ट्रांजैक्शंस के लिए वो यूज़ होते हैं। अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट यानी कि डेबिट कार्ड्स के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, जो नॉर्मली हमारे पास ATM कार्ड वगैरह होते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो कि बैंक आपको देता है और उसका बिल आता है 1 महीने के बाद। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जैसे कि ईजी पैसा है या हमारी मोबाइल बैंकिंग ऐप्स वगैरह होती हैं। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स यानी कि कुछ जो शॉपिंग सुपर मार्केट्स वगैरह होती हैं या फिर मोबाइल के कार्ड्स वगैरह होते हैं, जो कि पहले कार्ड्स वगैरह आते थे, अब तो इजी लोड कर लेते हैं या आप इजी पैसा के थ्रू जो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पहले कार्ड आते थे मोबाइल के, यानी कि 100 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का, 600 रुपीज़ का सुपर कार्ड और इस तरीके की चीज़ें आती थी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे कोई रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक दुआओं में याद रखिए।